है एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं मोनिका और हम लोग जो है वो ल्यूसेंट की जो बुक है जीएस वाली उसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आई थिंक 39 या 40 वीडियोज़ हैं जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री को फिनिश कर दिया है। और आज जो है वो हम विश्व के इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे ही, वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 2-3 पेज की है। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे ही खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद जो है हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते, जिनका समय था 1260 से 1321 ईस्वी। इटली के महान कवि दांते, जिनका समय था 1260 से 1321 ईस्वी, को पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। इटली के जो महान कवि थे दांते, उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालिक इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? टस्कन भाषा में। कौन सा, क्या काव्य लिखा था? डिवाइन कॉमेडी। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तात्कालिक इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा था। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था। ये जो डिवाइन कॉमेडी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया है? दांते के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है? एक काव्य है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रथम प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति जो था वो पेट्रॉक था। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति जो था वो कौन था? वो पेट्रॉक था। और पेट्रॉक का समय क्या था? 1304 से 1367 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट, पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रॉक को किसका? मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। पेट्रॉक भी जो है वो इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसे? बोकेशियो, जिनका समय है 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक बोकेशियो को माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। कहानीकार जो बोकेशियो हैं उनकी डेकामेरॉन जो है वो क्या है? वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकामेरॉन किसकी पुस्तक है? बोकेशियो की। कहाँ के रहने वाले थे ये? इटली के रहने वाले थे। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनैतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली का समय क्या था? 1469 से 1567 ईस्वी। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द प्रिंस। ये पुस्तकें जितनी भी बोल रही हूँ ना, ये सब आप लोग को बिल्कुल रट लेनी है ना। मैकियावेली की कौन सी पुस्तक है? द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे, ये कलाकार कौन कौन से थे? लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। लियोनार्दो विंची जो था वो क्या था? एक बहुत ही बहुमुखी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसके अंदर बहुत सारी मतलब प्रतिभाएं थी। वह चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, एक इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, एक दार्शनिक भी था, कवि भी था और एक गायक भी था, है ना। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। लियोनार्दो दा विंची जो है वो द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। मतलब कि एक मोनालिसा और द लास्ट सपर जो पेंटिंग्स है ना, वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं। किसने रची थी, किसने बनाई थी? वो लियोनार्दो दा विंची ने बनाई थी। इन दोनों ही पेंटिंग्स की वजह से लियोनार्दो दा विंची जो है वो बहुत ही फेमस हुआ। ठीक है, माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था, है ना। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। कौन कौन सी? द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। ये कृतियां जितना मैं बता रही हूँ ना, ये आप लोग को बिल्कुल रट लेनी है ना। उसके बाद नेक्स्ट, सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। सिस्तान के गिरजाघर की जो छत है उसमें माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का ही एक चित्रकार था। राफेल भी इटली का ही एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जो थी वो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। जो राफेल है वो इटली का एक चित्रकार था और इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? जियाटो को माना जाता है।
पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। पुनर्जागरण काल का जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था वो कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फैली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। हॉलैंड के एक इरास्मस ने हॉलैंड के एक इरास्मस नामक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी उनकी एक पुस्तक है द प्रेज ऑफ फॉली। कौन सी पुस्तक है उनकी? द प्रेज ऑफ फॉली। इसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से वहाँ के जो पादरी थे और उनका जो अनैतिक जीवन था एवं जो ईसाई धर्म की कुरीतियां थी उन पर उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। इंग्लैंड के एक लेखक हैं टॉमस मूर। कौन है? इंग्लैंड के फेमस लेखक टॉमस मूर। इनकी एक पुस्तक है यूटोपिया। यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मूर की पुस्तक है ना। तो इन्होंने यूटोपिया में आदर्श समाज का एक चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की एक अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट किसकी है? किसकी कृति है? रोमियो एंड जूलियट जो है वो शेक्सपियर की एक अमर कृति है ना। नेक्स्ट, इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। इंग्लैंड के जो रोजर बेकन है उन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इस बात को सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले पोलैंड निवासी जो कोपरनिकस थे उन्होंने ये वाली बात कही थी कि पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया है। जो गैलीलियो थे इन्होंने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया है। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर, जर्मनी के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे केपलर, है ना। इनका जो समय था वो 1571 से 1660 ईस्वी था। इन्होंने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। जो केपलर थे इन्होंने गणित की सहायता से ये बताया कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से घूमते हैं। न्यूटन का समय क्या था? 1642 से 1726 तक ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। न्यूटन ने कौन से नियम का पता लगाया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने लगाया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया था। इन्होंने बाइबल का जो अनुवाद है वो कौन सी भाषा में किया था? मार्टिन लूथर ने वो जर्मन में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातकालीन नारा कहा जाता है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातकालीन नारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोला डर्स कहलाते हैं। इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते हैं? लोला डर्स कहलाते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, है ना, अमेरिका की खोज। नेक्स्ट, अमेरिगो वेस्पुती के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। किसके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि इटली के थे, इनके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ भी सकता है। वैसे तो नहीं देखा है मैंने, लेकिन फिर भी ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने दिया था। प्रशांत महासागर का जो नामकरण है वो किसने किया था? स्पेन निवासी थे एक मैगलन नाम के व्यक्ति, उन्होंने प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। समुद्री मार्ग से, तभी तो उन्होंने प्रशांत महासागर के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि उन्होंने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? वो मैगलन था। मतलब मैगलन ने पूरे विश्व का समुद्री मार्ग से चक्कर लगा दिया था, है ना। नेक्स्ट, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अब पढ़ेंगे हम अमेरिका का सेकंड टॉपिक है, इसमें पुनर्जागरण पहला टॉपिक था और सेकंड टॉपिक जो है वो क्या है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में ही डाली गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियंस अमेरिका के मूल निवासी हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि रेड इंडियंस जो है वो कहाँ के मूल निवासी हैं। प्रैक्टिस सेट में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा रेड इंडियंस कहाँ के मूल निवासी हैं। तो कहाँ के हैं वो? अमेरिका के मूल निवासी हैं। अमेरिका को जो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 को मिली थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को मिली थी। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका को पूर्णतः स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी और अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत ही समाप्त हो गया था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध था वो 1783 में पेरिस की संधि के साथ ही समाप्त हो गया था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। इस संधि के अनुसार, कहाँ की संधि? पेरिस की जो संधि थी, इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13
अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। 7 साल का जो ये युद्ध चला था, इसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड की जो है वो काफी आर्थिक क्षति हुई थी। काफी मतलब आर्थिक नुकसान हुआ था इंग्लैंड को। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इसी क्षति को पूरा करने के लिए, मतलब इस जो नुकसान हुआ था, इस नुकसान को पूरा करने के लिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे ग्रैनविले, इन्होंने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। स्टाम्प एक्ट पारित किया था। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया था। 1767 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश संसद थी उसने क्या किया, कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया, है ना। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया। जो उपनिवेशवासी थे उन्होंने क्या किया, इन टैक्सेस का, ये जो टैक्स लगाए थे इन्होंने, इनका व्यापक रूप से विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा भी दिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो किसके द्वारा दिया गया था, वो सैमुअल एडम्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके, सैमुअल एडम्स के। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था और 1756 में स्टार्ट हुआ था और 1763 में जो है वो खत्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई थी जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उपनिवेशवासी थे उन्होंने स्वाधीनता का पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक कुछ संस्थाएं बनाई थी जो कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। 1776 ईस्वी में टॉमन पेन की एक लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। ये जो पत्रिका मतलब प्रकाशित हुई थी, इसमें क्या है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। टॉमस पेन जो है उन्होंने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी, टॉमस पेन ने की थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था वो कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस कभी भी कोई भी लड़ाई होती है या कभी भी कोई भी नुकसान, अच्छा बुरा जो भी होता है, उसका कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। तो अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका कारण क्या था, बोस्टन की चाय पार्टी जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस घटना का जो नायक है वो सैमुअल एडम्स था। इस घटना का नायक कौन था, सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच में लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1976 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि प्रजातंत्र की जो स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो प्रजातंत्र की जो स्थापना है वो सबसे पहले अमेरिका में ही हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। मतलब कि प्रजातंत्र की जो स्थापना हो चुकी थी, इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, अमेरिका में ही हुई थी। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। संसार में सबसे पहले जो लिखित संविधान लागू हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1789 में लागू हुआ था। 1789 ईस्वी, है ना, लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून को न्याय सम्मत बनाया गया। उत्तराधिकार कानून जो होता है ना, उसे न्याय सम्मत बनाया गया और मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता दी गई।
मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी मान्यता दी गई। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का जो सेनापति था वो कौन था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। मतलब कि जो नौकर खरीदे जाते थे, नौकर खरीदने की जो प्रथा थी, तो अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो 1860 में बने थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में बने थे। अमेरिका में गृह युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच में हुई थी। अमेरिका में जो गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच में हुई थी। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उनके विरोधी थे। दक्षिणी राज्य जो थे वो क्या थे? दासता के समर्थक थे। मतलब कि दूसरे राज्यों का दास बनने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य का दास बनने के लिए मतलब तैयार थे, है ना। और उत्तरी राज्य जो थे वो दासता का समर्थन नहीं करना चाहते थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। अमेरिका का जो गृह युद्ध है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिणी कैरोलिना नाम का एक राज्य था, वहां से हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हो गया था। और ये जो युद्ध हुआ था इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो दास प्रथा थी उसका अंत हो गया था। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1 जनवरी 1863 ईस्वी में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन ने ही दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बुश नामक एक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बुश नामक एक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी थी। अमेरिकी गृह युद्ध की जो समाप्ति है वो 26 मई 1865 को हुई थी। अमेरिकी गृह युद्ध की जो समाप्ति है वो 26 मई 1865 ईस्वी में हुई थी। अब अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक है हमारा फ्रांस की क्रांति। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, पुनर्जागरण कंप्लीट कर लिया और अमेरिका की क्रांति कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वो 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में शुरू हुई थी। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। इस समय फ्रांस में क्या था? सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने क्या किया कि बास्तील के कारागृह का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से 14 जुलाई को क्या है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है वो कहाँ की देन है? वो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है वो फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का था। ठीक है, राज्य की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लिमा नामक संस्था थी। राज्य की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लिमा नामक एक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और इसका गठन जो है वो न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। न्यायाधीशों का जो पद है वो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। ये पद जो है वो वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का जो निर्माण है वो लुई 14वां ने ही करवाया था। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वर्साय के शीश महल का जो निर्माण जो है वो लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने ही बनाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? लुई 14वां ने ही बनाया था। लुई 14वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 14वां जो है वो 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 14वां की पत्नी मैरी एंतोनेट सॉरी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 14वां की जो पत्नी थी मैरी एंतोनेट वो ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राजदरबार था। राष्ट्र की जो समाधि है वो वर्साय का एक भड़कीला राजदरबार था। लुई 14वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। लुई 14वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। टेले एक प्रकार का भूमि कर था। टेले क्या था? टेले जो है वो एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था। टेले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। जिसे टेले और टीथे जो है वो दो एक तरीके से टैक्सेस थे।
टेले जो है वो भूमि का टैक्स था और टीथे जो है वो धार्मिक टैक्स था, जिसे हमें किसे देना होता था, वहाँ की जनता को किसे देना होता था, चर्च को देना पड़ता था। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। फ्रांस की जो क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति में किस किसने भाग लिया, वोल्टेयर ने भाग लिया और मोंटेस्क्यू ने भाग लिया और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था, वोल्टेयर जो था वो चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था, रूसो जो है वो फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था, है ना। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका था, ये कथन जो है वो वोल्टेयर का था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है ना। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो रचनाएं, जितना मैं बोलती हूँ ना, ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये रचनाएं प्लीज आप लोग या तो कहीं नोट कर लीजिएगा या फिर इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, रूसो की, और लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है वो वोल्टेयर की रचना है। ठीक है। कानून की आत्मकथा की रचना जो है वो किसने की है, मोंटेस्क्यू ने की है। कानून की आत्मकथा द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वो किसकी रचना है, तो वो मोंटेस्क्यू की रचना है ना। जिसमें सरकार के 3 अंगों, जो कानून की आत्मा है, इसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का भी पोषण किया गया है। जो इसकी मोंटेस्क्यू की जो रचना है कानून की आत्मा, इसमें क्या किया गया है कि सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था। फ्रांस की क्रांति का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नारा क्या था, फ्रांस की क्रांति का सबसे इंपॉर्टेंट नारा क्या था, समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का ही नारा थे, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जो है वो भी क्रांति का ही नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। पहला स्टेटस क्या था, पादरी, दूसरा क्या था, अभिजात वर्ग, दूसरा क्या था, अभिजात वर्ग, जबकि तीसरा स्टेटस देश की 90% जनता थी। तीसरा क्या था इसमें, देश की 90% जनता थी, है ना। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे, उन्हें सभी प्रकार के जितने भी टैक्स होते थे वो सारे उन्हें देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। मतलब ये जो टैक्स थे ना, ये इन सबको देने पड़ते थे। फ्रांस की राजनीति के समय फ्रांस की मुद्रा लिवरे थी। फ्रांस की जब राज्य क्रांति चल रही थी उस समय जो फ्रांस की मुद्रा थी वो क्या थी, लिवरे थी, है ना। नेक्स्ट, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की जो शुरुआत है वो 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी, 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। और माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। दैट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है वो किसकी देन है, तो वो किसकी देन है, दशमलव प्रणाली जो है वो फ्रांस की ही देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक जो है वो हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की एक राजधानी है अजासियो, वहां हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकेडमी में शिक्षा प्राप्त की थी। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकेडमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1789 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया था। 1789 में क्या हुआ, नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख को समाप्त कर दिया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का जो अंत है वो कब हुआ, 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना। नेपोलियन 1799 में क्या हुआ, प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया। 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 में क्या हुआ, जो नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट बन गया। आधुनिक फ्रांस का जो निर्माण है वो नेपोलियन को ही माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है, वो नेपोलियन को ही माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश कहा था। नेपोलियन की पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली थी। नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन की जो पत्नी थी जोजेफाइन, उन्हें तलाक देकर ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी मोरिया लुइसा, उससे नेपोलियन ने शादी कर ली थी, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ट्रालफगर का जो युद्ध है वो 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच में हुआ था। ट्रालफगर का जो युद्ध है वो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की थी। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। कब की थी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, 1800 ईस्वी में। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था। नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया था जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है, नेपोलियन ने कानूनों का जो एक संग्रह तैयार करवाया था उसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के द्वारा युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन के हाथ
तो बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिप्जियम नामक स्थान पर हरा दिया था। यूरोप के जो राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग नामक स्थान पर हरा दिया था और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया। परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। परंतु नेपोलियन ने क्या किया कि वो एल्बा से भाग गया और दोबारा से जो है वो फ्रांस का सम्राट बन गया। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। अंततः मित्र राष्ट्रों की जो सेना थी उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ और वहां पे वाटरलू के युद्ध में परास्त करके बंदी बना लिया। वाटरलू का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच में हुआ था, है ना। और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, मतलब कि जब उसे पराजित करके बंदी बना लिया गया तो उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। वहां पे क्या हुआ कि 1821 ईस्वी में जिस जेल में उसे भेजा गया था 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिस कारपोरल के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन जो है वो लिट्स कारपोरल के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था, उसके पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। नेपोलियन ने जो रूस पर आक्रमण किया था वो उसके पतन का बहुत ही बड़ा कारण था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत, वियना का जो कांग्रेस समझौता हुआ था उसके तहत क्या हुआ कि यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फ्रांस का एकीकरण। अब हम किसका पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या हुआ कि इटली में 13 सदस्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। मैजिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो था, इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधक था वो कौन था, वो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट राज्य से अगुवाई की गई थी। इटली के एकीकरण में क्या हुआ था कि सार्डिनिया पिडमीट राज्य से अगुवाई की गई थी। इटली की समस्या को काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली की जो समस्या थी उसे क्या किया था, काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीवोल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण की जो तलवार है वो किसे कहा जाता है, वो गैरीवोल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जो श्रेय है वो मैजिनी, काउंटर और काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की जो स्थापना है वो 1831 ईस्वी में जोसेफ मैजिनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मोजिनी ने की थी। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी, वो गिवर्टी ने की थी। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो गिवर्टी ने की थी। और वेक्टर एम्यूनियल सार्डिनिया का शासक था। वेक्टर एम्यूनियल कौन था, वो सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की जो शुरुआत है वो लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से ही हुई थी। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से ही हुई थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जो जन्म है वो 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। 1771 में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित कर दिया गया। 1871 में क्या हुआ कि रोम को संयुक्त रूप से इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। ये जो कथन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो राज्य का जो नेतृत्व है ना वो नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका था, यह कथन जो है वो जोसेफ मैंजिनी का था। किसका था, जोसेफ मैंजिनी का था। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काजू ने दिया था। इटली का एकीकरण 1873 में काउंट काजू ने दिया था। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। इटली की जो एकता है ना उसका जन्मदाता कौन था, इटली की जो एकता हुई थी वो क्यों हुई थी, उसका जन्मदाता था नेपोलियन। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था, नेपोलियन था। नेक्स्ट 5वां पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, जर्मनी का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे हम, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रशा के साथ विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क ने किया और बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रथम प्रधानमंत्री है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो है वो प्रशा ही था। जर्मनी का शक्तिशाली राज्य कौन सा था, वो प्रशा ही था। और
बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के का जो एकीकरण है वो प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का जो ताज है वो 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय जो था वो फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था, है ना। नेक्स्ट, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का जो संदेशवाहक है वो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का जो पिता है वो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी का जो आर्थिक राष्ट्रवाद था उसका जो पिता है वो किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी की जो राष्ट्रीय सभा है उसे क्या है? डाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रैंकफर्ट में होती है। यह कहाँ होती है? ये फ्रैंकफर्ट में होती है। 1815 से 1850 के बीच जर्मन समाज पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य रहा था। 1815 से लेकर 1850 ईस्वी तक जर्मन साम्राज्य पे ऑस्ट्रिया का आधिपत्य रहा था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का जो गठन है वो मई 1848 में किया गया था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वॉन रूल एवं सेनापति वॉन मोल्टेक था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का जो रक्षा मंत्री था वो वॉन रून था एवं सेनापति जो है वो वॉन मोल्टेक था। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क जो है वो प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क जो है उसका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या? बाजीगर कहा था, है ना। फिर उसके बाद सेरेजोवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने क्या किया? प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुई। 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघर्ष में शामिल हुई। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। फ्रांस एवं प्रशा के बीच में सेडान का जो युद्ध है वो 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में ही किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का जो राज्याभिषेक है वो वर्साई के राजमहल में ही किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 10 मई 1871 को फ्रांस एवं प्रशा के बीच में हुई थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। सूडान का जो युद्ध हुआ था ना, जर्मनी का एकीकरण कब संभव हो चुका था? जर्मनी का जो एकीकरण है वो सूडान के युद्ध के बाद ही संभव हो सका था, है ना। अब 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा रूसी क्रांति, है ना। रूसी क्रांति पढ़ेंगे अब हम। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था? वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। आदर्शवादी समाजवाद का जो प्रवक्ता है वो किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जो संस्थापक है वो कार्ल मार्क्स था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? वह कार्ल मार्क्स था, है ना। कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? वह जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें लिखी थी। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है जो मतलब ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो किसकी बुक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल किसकी बुक है? वो कार्ल मार्क्स की बुक है। ये घोल के पी जाइए, रट लो इसको बिल्कुल कि है ना। दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है? जो वो कार्ल मार्क्स की बुक्स है। और ये कौन सी क्रांति से मतलब संबंधित है? कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दास कैपिटल जो है वो कौन सी क्रांति से संबंधित है। तो वो रूसी क्रांति से संबंधित है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वो किसमें है? रूसी क्रांति में है ना। नेक्स्ट, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है ना।
फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। फैबियन सोशलिज्म का जो नेतृत्व है वो जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। लंदन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। लंदन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है ना क्वेश्चन बनता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया था? काफी सारे बच्चे महात्मा गांधी लगा देते हैं, उन्हें क्या होता है पता होता नहीं है, और ऑप्शन में जो है वो महात्मा गांधी आ जाता है, तो वो महात्मा गांधी लगा के आ जाते हैं। नहीं, ये दो तरीके से आता है क्वेश्चन। कैसे? एक तो आता है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। और दुनिया के मजदूरों एक हो नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो ये दुनिया के मजदूरों एक हो नारा जो है वो रूसी क्रांति से संबंधित एक नारा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस का जो शासक था उसे क्या कहा जाता था? उसे जार कहा जाता था, है ना। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हो गई थी। जारशाही जो व्यवस्था थी वो मार्च 1917 में समाप्त हो गई थी। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता था। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता था? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता था। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 1917 में हुई रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति जो है वो 1917 में हुई थी। तो रूसी क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? पहले विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें रूस की पराजय हुई थी ना, उसी पराजय की वजह से फिर 1917 में रूसी क्रांति प्रारंभ हुई थी, है ना। 7 नवंबर 1917 को वॉल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। 7 नवंबर 1917 को वॉल्शेविक क्रांति का जो नेता है वो लेनिन था। 7 नवंबर 1917 को वॉल्शेविक क्रांति का जो नेता था वो लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉटस्की ने किया था। लाल सेना का जो संगठन है वो किसने किया था? वो ट्रॉटस्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की जो हत्या हुई थी वो किसमें हुई थी? वो एक बम विस्फोट में हुई थी। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? एक जार, एक चर्च और एक रूस का जो नारा है वो किसने दिया था? वो जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि एक जार, एक चर्च और एक रूस का जो नारा है वो किसने दिया था? तो वो जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था, है ना। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो स्लाव लोगों की थी। रूस में जो सबसे अधिक जनसंख्या थी वो किसकी थी? वो स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। अन्ना कैरेनिना का जो लेखक था वो कौन था? वो लियो टॉल्स्टॉय था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि अन्ना कैरेनिना का जो राइटर है, मतलब जो लेखक है वो कौन थे? तो वो कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय थे। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो शून्यवाद का जो जनक है वो तुर्गनेव को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो तुर्गनेव को माना जाता है। किसे माना जाता है? तुर्गनेव को। रूसी साम्यवाद का जो जनक है वो प्लेखानोव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की जो स्थापना है वो 1903 में रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था। ये जो सोशल डेमोक्रेटिक दल था वो कितने दलों में विभाजित था? वो दो दलों में विभाजित था। कौन कौन से थे? वॉल्शेविक और मैंसेविक। वॉल्शेविक और मैंसेविक। वॉल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मैंसेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनका अर्थ जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वॉल्शेविक का अर्थ क्या होता है और मैंसेविक का अर्थ क्या होता है। तो वॉल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मैंसेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। और वॉल्शेविक दल का जो नेता था वो कौन था? लेनिन था। वॉल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती थी। जो किसके नाम से जानी जाती थी? अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती थी। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। 1921 में लेनिन ने रूस में एक नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु है वो 1924 ईस्वी में हुई थी, है ना। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? वो टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिक गोकी ने की है। मदर एक मतलब रचना है, वो किसने की है? वो मैक्सिक गोकी ने की है। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? स्थायी क्रांति के सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो ट्रॉटस्की को माना जाता है। मतलब ट्रॉटस्की ही इसके प्रवर्तक थे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? पहला जो विश्व युद्ध हुआ था जो कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक चला था, है ना। तो इसका लेनिन का नारा क्या था इस दौरान? युद्ध का अंत करो। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि युद्ध का अंत करो जो है वो किसका नारा था? तो वह जो नारा था वो लेनिन का था। ठीक है। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? कार्ल मार्क्स का जो आजीवन साथी था वो कौन रहा? तो वो जो है वो फ्रेडरिक एंजल्स।
कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम? औद्योगिक क्रांति, है ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की बहुत ही अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की बहुत ही अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया कि पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सल तक नहर बनाई। 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक एक नहर बनाई। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन बनाया। ये तो सभी बच्चों को ज्यादातर पता ही होता है कि जो भाप का इंजन है वो किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने बनाया था। कब बनाया था? 1814 में बनाया था। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी थी। औद्योगिक क्रांति की जो दौड़ थी उसमें क्या हुआ था? जो जर्मनी है वो इंग्लैंड की प्रतिद्वंदी थी। ठीक है, नेक्स्ट औद्योगिक क्रांति में हुए आविष्कार। मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसमें कौन कौन से आविष्कार हुए थे? तो यहाँ पे हम उन आविष्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तेज चलने वाला शटल। तेज चलने वाला शटल, इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन नाम के व्यक्ति ने किया था। कब किया था? 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। कब किया था? सन 1765 ईस्वी में। और स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित, जो जो स्पिनिंग जेनी थी जो पानी की शक्ति से चलती थी, उसका जो आविष्कार है वो रिचार्ड आर्कराइट ने किया था सन 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्पिनिंग म्यूल। स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कारक है वो है क्राफ्टन। कब हुआ था इसका आविष्कार? 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट है घोड़े द्वारा चलाया जाने वाला करगा। घोड़े द्वारा चलाया जाने वाला करगा, इसके आविष्कारक कौन है? कार्ट राइट। कौन है इसके राइटर? कार्ट राइट। नेक्स्ट है सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद ही होगा। इसके आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। और आविष्कार कब हुआ था इसका? 1815 ईस्वी में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंग्लैंड की क्रांति। 8वां टॉपिक है हमारा इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो 1688 ईस्वी में हुई थी। उस समय इंग्लैंड का जो शासक था वो कौन था? जेम्स द्वितीय था। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था, मतलब 1688 में, है ना। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कब से कब तक चला था? तो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का जो युद्ध है वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इंग्लैंड के जो सामंत थे उन्होंने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड के जो सामंत थे उन्होंने क्या किया? राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब एक कागज पे साइन करने के लिए उन्हें बहुत ही मजबूर कर दिया था। और ये जो अधिकार पत्र था, इस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का एक घोषणा पत्र था, है ना। नेक्स्ट, ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं का जो शासनकाल था उसमें संसद क्या था? संसद जो है वो उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से ही था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। एलिजाबेथ का जो संबंध है वो कौन से वंश से था? तो उनका जो एलिजाबेथ का जो संबंध था वो ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो 7 वर्षों तक चला था। और ये किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, है ना। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई थी। इंग्लैंड के जो राजा थे उन्हें क्या नाम था उनका? चार्ल्स प्रथम। उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। गृह युद्धों के दौरान राजा के समर्थकों को गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा जाता था। गृह युद्ध के दौरान राजा के जो समर्थक थे उन्हें कैवेलियर कहा जाता था। और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा जाता था। और जो संसद के समर्थक मतलब कि जो राजा के समर्थक थे वो तो कैवेलियर कहलाते थे, और जो संसद के समर्थक थे वो राउंड हेड्स कहलाते थे, है ना। क्या कहलाते थे? राउंड हेड्स कहलाते थे। अब पढ़ेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है ना। इसको पहले विश्व युद्ध को पढ़ने में काफी अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 18 जुलाई 1914 ईस्वी से हुई थी, है ना। को
ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही हुई थी। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे और कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को हुई थी और ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। मतलब कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था और पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। यह 4 वर्षों तक चला। पहला विश्व युद्ध भाई कितने वर्षों तक चला था? यह 4 वर्षों तक चला था। ये मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन कनेक्ट कर करके याद करवा रही हूँ। पहला विश्व युद्ध शुरुआत कब हुई? 28 जुलाई 1914 को हुई। कैसे हुई? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे आक्रमण कर दिया, ऐसे हुई। कितने वर्षों तक चला था भैया? 4 वर्षों तक चला था। कितने देशों ने भाग लिया था इसमें? 37 देशों ने भाग लिया था इसमें। पहले विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक, ऑस्ट्रिया के मतलब पहला विश्व युद्ध प्रारंभ होने का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे आर्क ड्यूक, है ना। इनका क्या था कि फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सैराजेवो में 28 जून 1914 को इनकी हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यूक, इनका फर्डिनेंड की बोस्निया की जो राजधानी थी सैराजेवो, इसमें 28 जून 1914 को इनकी हत्या कर दी गई। अब 28 जून 1914 को इनकी हत्या कर दी गई बस उसी का बदला लेने के लिए सर्बिया ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया पे आक्रमण कर दिया, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया था। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था सॉरी इसमें जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो पूरा विश्व था वो क्या हुआ था? 2 खेमों में बंट गया था। किसमें बंट गया था? 2 खेमों में बंट गया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व तो जर्मनी ने किया। धुरी राष्ट्रों का मतलब 2 खेमों में जो बटा था वो खेमे कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। कौन कौन से खेमे थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व है वो जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश थे। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व तो जर्मनी ने किया था और इसमें शामिल होने वाले जो देश थे वो कौन कौन से थे? इसमें शामिल होने वाले देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन था? मित्र राष्ट्रों में जो है वो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। इंग्लैंड, जापान एवं अमेरिका, रूस एवं फ्रांस, ये कौन थे? ये मित्र राष्ट्रों में थे, है ना। और बाकी के जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली जो है वो धुरी राष्ट्रों में थे, है ना। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जो जनक है वो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का जो निर्माण है वो 1882 ईस्वी में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद भी इटली जो है वो कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंत में वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। सर्बिया की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था काला हाथ, है ना। रूस जापान युद्ध 1904 एवं 5 का जो अंत है वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ था। रूस और जापान के बीच में 1904 और 1905 में जो है वो एक युद्ध चल रहा था, तो वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनकी मध्यस्थता में समाप्त हो गया था, मतलब उसका अंत हो गया था। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? 1906 में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया था। पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी था, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को किया एवं फ्रांस पर जो आक्रमण किया था जर्मनी ने वो कब किया था? वो 3 अगस्त 1914 को किया था। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इंग्लैंड पहले विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुई। 26 अप्रैल 1915 को क्या हुआ कि जो इटली थी वो मित्र राष्ट्रों की ओर से, मतलब पहले तो वो धुरी राष्ट्रों में थी, इटली जो है वो पहले धुरी राष्ट्रों में थी, लेकिन 26 अप्रैल 1915 को फिर क्या हुआ कि फिर जो इटली है वो मित्र राष्ट्रों की ओर से पहले विश्व युद्ध में शामिल हो गई। पहले धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ी और फिर 26 अप्रैल 1915 को मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ी, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो पहला विश्व युद्ध था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो वुडरो विल्सन था। अमेरिका में 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ये भी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका पहले विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो अमेरिका जो है वो 1917 मतलब 6 अप्रैल 1917 में पहले विश्व युद्ध में अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। मतलब अमेरिका जो है वो पहले विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ, इसका कारण बताया गया है इसमें कि जर्मनी
जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया नामक एक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि इस जहाज में मरने वाले जो 1153 व्यक्ति थे, इसमें से 128 व्यक्ति जो थे वो अमेरिका के थे। मतलब ये है कि अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध में मतलब भाग नहीं लिया था, लेकिन जर्मनी ने क्या किया था कि जर्मनी का जो यू बोट था उसके द्वारा इंग्लैंड का एक लूसितानिया नामक जहाज था, तो जर्मनी ने क्या किया था कि उस जहाज को डुबो दिया था। और उस जहाज में वो जहाज जब डूबा था तो उस जहाज में 1153 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, और उन 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति जो थे वो अमेरिका के थे। तो इस वजह से फिर अमेरिका जो है वो पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, है ना। अब जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया। जुलाई 1918 में क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने एक संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की, सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के जो सम्राट थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जर्मनी के जो सम्राट थे कैंसर विलियम द्वितीय, इन्होंने क्या किया कि 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गए। मतलब ये बंदा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद हॉलैंड भाग गया, है ना। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या हुआ कि समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया और अपने ही नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया। इसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मतलब जब फ्रेडरिक एबर्ट ने युद्ध विराम की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर कर दिया 11 नवंबर 1918 को, तो पहला विश्व युद्ध जो है वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। अब क्या हुआ, 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की जो शर्तें थी वो केवल 3 देश बना रहे थे। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, इसमें 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन शांति की जो संधियां है ना, उनकी जो शर्तें हैं, मतलब शांति संधियों की जो शर्तें हैं वो केवल 3 ही देश बना रहे थे। वही देश 3 देश ही थे जो तय कर रहे थे कि शांति संधियों में क्या क्या शर्तें होंगी। कौन कौन से देश थे वो, ब्रिटेन था, फ्रांस था और अमेरिका था। कौन कौन से देश थे, ब्रिटेन था, है ना, ब्रिटेन था, और उसके बाद फ्रांस था, और फिर उसके बाद जो है वो अमेरिका था, है ना। नेक्स्ट, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्र अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में राष्ट्र अध्यक्षों ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी वे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। वर्साई की संधि 18 जून 1919 को जर्मनी के साथ ही हुई थी। वर्साई की जो संधि है वो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ ही हुई थी। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। वर्साई की संधि कब हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये संधि अक्सर इसका टाइम पूछ लिया जाता है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि कब हुई थी, 28 जून 1919 में हुई थी। किसके साथ हुई थी वर्साई की संधि, जर्मनी के साथ हुई थी। और इस संधि के तहत जर्मनी की जो सेना है वो 1 लाख तक सीमित कर दी गई थी कि जर्मनी की जो सेना है वो केवल 1 लाख तक रहेगी, और उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने का जो अधिकार है वो भी छीन लिया गया था कि वो वायुसेना एवं या फिर ना तो मतलब जर्मनी वायुसेना को रखेगी और ना ही पनडुब्बियों को रखेगी। ये अधिकार भी जर्मनी से छीन लिया गया था और जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए थे। और जर्मनी के जो उपनिवेश थे वो जितने भी जीते हुए राज्य थे उन्होंने आपस में बांट लिए थे। युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड राशि की भी मांग की गई थी। युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड राशि की मांग की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था इसका जो सबसे बड़ा योगदान था वो क्या था, राष्ट्र संघ की स्थापना। इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में ही दूसरे विश्व युद्ध का बीज रोपण हो चुका था। पहले युद्ध में जो वर्साई की संधि हुई थी, इस वर्साई की संधि में इतनी सारी शर्तें जो जर्मनी के साथ रखी गई थी कि जर्मनी जो है वो 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रखेगी, वायुसेना नहीं रखेगी, पनडुब्बियां नहीं रखेगी, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड जो है मतलब पाउंड जो राशि है वो उन्हें देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये किस में लिखी गई थी, वर्साई की संधि में। और
वर्साई की संधि में रखी गई जो शर्तें थी उन्हीं की वजह से दूसरे विश्व युद्ध का बीज रोपण हो चुका था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का ही बीजारोपण हो चुका था। चीनी क्रांति। अब हम पढ़ेंगे चीनी क्रांति। इसका 10वां टॉपिक है। विश्व इतिहास का जो 10वां टॉपिक है वो क्या है? चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ था। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। 1911 में हुई जो चीनी क्रांति थी उसका जो नायक था वो कौन था? वो सन्यात सेन था। 1905 में सन्यात सेन ने तुंग मेल दल की स्थापना की। 1905 में सन्यात सेन ने तुंग मेल दल की स्थापना की जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। 1905 में क्या हुआ कि सन्यात सेन ने तुंग मेल दल की स्थापना की और जिसका उद्देश्य जो था वो क्या था? चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त कर देना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 में सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुन लिया। क्रांतिकारियों ने क्या किया कि 29 दिसंबर 1911 को सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना और कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यात सेन था। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कोविनेड लीग सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था? वो सन्यात सेन था, है ना। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन सी इकाई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। युआन सी इकाई के समर्थन में ही सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। 1912 में सन्यात सेन ने कुआमोनतांग पार्टी की स्थापना की। 1912 में क्या हुआ? सन्यात सेन ने कुआमिनतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया। 1912 में सन्यात सेन ने कुओमिनतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से सिद्धांत थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, है ना। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। भारत का राष्ट्रपिता जैसे महात्मा गांधी को कहा जाता है ना, उसी तरीके से डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता था। अब पढ़ेंगे आप तांग वंश, है ना। चीन में तांग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियोंग दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक थी। इसकी जो राजधानी थी सियोंग, वो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तोंग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। तोंग साम्राज्य जो था वो परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हो गई थी। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हो गई थी। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चोंग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिनतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चोंग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिनतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 में कुओमिनतांग पार्टी में साम्यवादी लोग अलग हुए। 1927 ईस्वी में क्या हुआ कि कुओमिनतांग पार्टी में साम्यवादी लोग जो हैं वो अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। चीन में जो गृह युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1928 में शुरू हुआ। 1925 को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ से तुंग ने किया था। 1925 में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? माओ त्से तुंग ने किया था, है ना। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नॉनकिन में संभाली थी। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की जो सत्ता है वो नॉनकिन में संभाली थी। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की थी। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की जो स्थापना है वो कहाँ की थी? वो फॉर्मोसा में की थी। साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्वांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्वांग काई शेक ने क्या किया था कि ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का एक गठन किया था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? वो चीन में की गई थी। चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग थे। चीन साम्यवादी गणतंत्र के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? माओ त्से तुंग थे। चीन जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चीन जनवादी गणराज्य का जो पहला प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। कौन था? चाउ एन लाई था, है ना। चीन के
चीन के जनवादी गणराज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो हुनान थी। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि जो खुले द्वार की जो नीति है वो किसने अपनाई थी। तो खुले द्वार की जो नीति है वो चीन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, चीन में अपनाई गई थी, है ना। चीन के द्वार खोलने का जो श्रेय है वो ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है, ब्रिटेन को दिया जाता है ना। और खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन जॉन हे था। खुले द्वार की जो नीति है उसका जो प्रतिपादक था वो कौन था, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। और चीन एशिया का मरीज के नाम से भी जाना जाता है। चीन को एशिया का मरीज भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो एशिया का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है, चाइना को कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना जो है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। अब हम इसका 11वां जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुर्की, है ना। तुर्की में क्या है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जिस तरीके से एशिया का मरीज जो है वो चीन को कहा जाता है, उसी तरीके से यूरोप का मरीज कैसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज और तुर्की को यूरोप का मरीज, ठीक है। पाक पाक इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। पान इस्लामिज्म का जो नारा है वो अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में की गई थी। युवा तुर्क आंदोलन की जो शुरुआत है वो अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसको माना जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे अतातुर्क अतातुर्क मतलब कि तुर्की का पिता। अतातुर्क का मतलब क्या है, तुर्की का पिता। तो तुर्की के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा को जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881 ईस्वी में सैलेनिका में हुआ था। मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म जो है, उनकी जो तिथि थी, जन्म तिथि, वो 19 मई 1881 ईस्वी में सैलेनिका में हुआ था। इनके पिता का नाम अली रजा था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम अली रजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का जो गठन है वो 1889 ईस्वी में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का जो गठन है वो 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रारंभ में आया। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रारंभ में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने एक सेनापति एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। गल्लीपोती के युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक के पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो मुस्तफा कमाल पाशा ने की थी। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, मुस्तफा कमाल पाशा ने की थी। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की थी। और 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई। 1923 में तुर्की और यूनान के बीच में किसकी संधि हुई, लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया था। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। 20 अप्रैल 1924 में क्या हुआ, तुर्की में एक नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की में नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। तुर्की के नए गणतंत्र का जो राष्ट्रपति हुआ वो कौन हुआ, वो मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा ही था। यहाँ से जो है ना, बस ये इंपॉर्टेंट जाता है, ये पूछा जाता है कि रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का जो संस्थापक है वो कौन था। तो रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का जो संस्थापक था वो मुस्तफा कमाल पाशा था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करना। 1932 में क्या किया इसने कि तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कर दी। 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कर दी। 1933 में तुर्की में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया। 33 में क्या किया, पहली पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया। 24 में क्या किया, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कर दी। 1924 में क्या किया, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कर दी। और इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से लागू है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो प्रचलन है वो कहाँ से, 26 दिसंबर 1925 से लागू है ना। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, कुस्तुनतुनिया था।
सॉरी 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। 25 नवंबर 1925 को क्या हुआ? तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई थी। कमाल पाशा की मृत्यु किससे हो गई थी? कब हो गई थी? 1938 में हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे इटली में फासिस्टों का उदय। इटली में फासिस्टों का उदय, है ना। फासिज्म फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। फासिज्म का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमाग्ना में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमाग्ना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम क्या था? फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था और इसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को पुकारा जाता था। और फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी जो है वो राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी दल के स्वसेवक काली कमीज पहनते थे। फांसीवादी दल के जो समर्थक थे वो क्या पहनते थे? वो काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की जो संख्या थी वो 22 थी, है ना। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था। राष्ट्रीय निगम परिषद का जो अध्यक्ष है वो मुसोलिनी था। इसके सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिशिया पर आक्रमण किया था। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिशीनिया पर आक्रमण किया था। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण 1936 में किया था। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण 1936 में किया था। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। इटली में फांसीवाद का जो मतलब अंत है वो कब माना जाता है? 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। 13 टॉपिक है इसमें। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी में नाजी दल का जो उत्थान है वो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन से चित्रकार बनना चाहता था। हिटलर बचपन से ही चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था ना 1914 से लेकर 1918 तक, इसमें जो हिटलर है वो जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे क्या प्राप्त हुआ था? तो उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, है ना। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य भी बना। युद्ध के बाद में जो हिटलर है वो जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। 1920 में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूरर नेता भी बन गया। धीरे धीरे जो हिटलर है वो इसका नेता बन गया, है ना। 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल रहा। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्फ की रचना की। जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्फ की रचना की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि हिटलर की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है? मीन कैम्फ उसका नाम है ना। तो 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित कर लिया और स्वास्तिक को प्रतीक चिन्ह के रूप में ग्रहण किया। और स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ना उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। 1932 का जो चुनाव हुआ उसमें हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसको 230 सीटें तो प्राप्त हुई, लेकिन उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया। अगस्त 1934 में क्या हुआ? हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और
राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया और हिटलर जर्मन का सर्वा बन गया। और हिटलर जो है वो क्या हुआ कि वो मतलब जर्मनी का सर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गैस्टापो का संगठन हिटलर ने ही किया था। गुप्तचर पुलिस जो होती है ना, गैस्टापो, उसका जो संगठन है वो हिटलर ने ही किया था। एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा है वो हिटलर ने ही दिया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है वो पूछा जाता है कि एक राष्ट्र और एक नेता का जो नारा है वो किसने दिया था, वो हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। नाजी दल का जो प्रचार कार्य है वो कौन संभालता था, वो गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को हुई थी। जर्मन सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1933 में हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में पुनर्सशस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की और उसने वर्साय संधि के निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धारणाओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता जो है 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। हिटलर की जो विस्तारवादी नीति थी उसका जो पहला शिकार है वो ऑस्ट्रिया हुआ। ये ऑस्ट्रिया कौन सा है, जो पहले विश्व युद्ध में जिसने सर्बिया पे आक्रमण किया था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था, यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। जापानी साम्राज्यवाद में क्या है, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। जापान के साम्राज्यवाद का जो सबसे पहला शिकार हुआ था वो कौन हुआ था, वो चीन हुआ था। 1863 ईस्वी में अमेरिकी नाविक पेरी ने 1863 ईस्वी में अमेरिका का एक नाविक था पेरी, इसने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोल लिया। इसने क्या किया कि बलपूर्वक जापान का द्वार अमेरिका के व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मृत सुहितो ने की थी। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो मूत सुहितो ने की थी। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हरा दिया। 1905 में जापान ने क्या किया, रूस को हरा दिया। और जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ खत्म के द्वारा हुई। जापान और रूस का जो युद्ध था उसकी जो समाप्ति हुई वो 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। 20 मार्च 1933 को क्या हुआ, जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। और पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें क्या हुआ कि इसमें जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम जो गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। और कहाँ गिराया था, हिरोशिमा पे गिराया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे दूसरा विश्व युद्ध, है ना। पहले हमने पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, पहला विश्व युद्ध, और अब हम पढ़ेंगे दूसरा विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसके 2 दिन बाद ही फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हुई। यह दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 6 वर्षों तक लड़ा गया था। पहला विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था, 4 वर्षों तक लड़ा गया था। और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 6 वर्षों तक लड़ा गया था। इसका जो अंत है वो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को और अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 को। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था और पहले विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। पहले में 37 ने भाग लिया था, दूसरे में 61 ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। दूसरे विश्व युद्ध का कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का जो नाम है वो डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट जो है वो कब संपन्न हुआ? 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का जो उल्लंघन है 1935 में किया था। वर्साई की संधि कब हुई थी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। स्पेन में जो गृह युद्ध है वो 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का जो पहला शिकार था वो स्पेन था। जर्मन द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। जर्मनी एवं सोवियत संघ पर आक्रमण करने की जो योजना थी उसे ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल रही। फरवरी 1943 में क्या हुआ कि जो रूस की सेना थी वो जर्मनी को हराने में सफल रही। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश लिया। जर्मनी की ओर से ही दूसरे विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश लिया। अमेरिका का दूसरा विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कब लिया था? 1941 में। और पहले विश्व युद्ध में प्रवेश कब लिया था? 1917 में, है ना। तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 7 दिसंबर 1941 को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर को अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। इसका कारण क्या था कि जापान के द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाव की नीति का विचारक सैली सेवरी था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सैली सेवरी था, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? सैली सेवरी था, है ना। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वर्साई की संधि में वो जो शर्तें रखी गई थी, अगर वो शर्तें नहीं रखी जाती तो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ नहीं होता। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ? क्योंकि वर्साई की संधि में जो शर्तें रखी गई थी वो शर्तें गलत थी, इसलिए जो है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, है ना। इसलिए इसे आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का जो श्रेय है वो रूस को दिया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको दिया था? दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना जो है वो परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो पराजित होने वाला जो अंतिम देश था वो कौन सा था? जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 245 बम का नाम क्या था? जो हिरोशिमा पे जो बम गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय यूरेनियम 245 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, मतलब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया, उसका नाम था लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया था, उसका नाम था फैटमैन प्लूटोनियम 1993 नामक एटम बम गिराया था। ठीक है। 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक ऑथर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मिक ऑथर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया था। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद ही जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो एडमिरल सुजुकी थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा योगदान था वो क्या था? वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ल्यूसेंट में जितनी भी वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है वो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आपको आज की एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दी है। तो ये है आज जो है वो आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपका इंडियन हिस्ट्री जो है वो करीब उसकी जो है वो करीब 40 के अप्रॉक्स वीडियो हैं, क्योंकि वो 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो हैं और इंडियन हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा भी है। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आज की ये करीब 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो मैंने एक ही क्लास में पूरी कंप्लीट करवा दी है।
आज आपका हिस्ट्री का सिलेबस खत्म। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम भूगोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इसको रिवाइज करिए, अच्छे से इसको समझिए। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जितनी भी बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको बताया आप वो याद कर लेंगे, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री अब कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।